एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बच्चा था जिसका नाम हर्ष था। श्याम अपनी गरीबी के कारण अपने परिवार का सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। सीता को अपने बेटे के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी, जिसके कारण वो बार बार श्याम से कहती, श्याम, क्या हमारा बेटा भी हमारी तरह गरीबी में जीवन बिताएगा क्या? नहीं नहीं सीता, ऐसा नहीं होगा। तुम देखना, हमारा बेटा हमसे बहुत अच्छा जीवन बिताएगा। तुम बस थोड़ा सब्र करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्याम, आखिर कब तक आप मुझे ये उम्मीद दिलाते रहोगे और क्या आपकी ये उम्मीद कभी पूरी होगी? श्याम सीता को उम्मीद की तसल्ली देकर काम पर चला जाता है। एक दिन सीता श्याम से कहती है, देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी अपना जीवन हमारी तरह दूसरों की मजदूरी करके काटे। मैं अपने बच्चे को किसी की मजदूरी करने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ हमारा बेटा अच्छी शिक्षा ले और बहुत बड़ा आदमी बने। श्याम अपनी बीवी की सारी बातें समझ रहा था, लेकिन वो मजबूर था। कहाँ से इतने पैसे लेकर आता? सीता, तुम्हारी बात सही है, मगर मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? अगर आप अनुमति दे दे तो मैं भी कल से कुछ काम कर लेती हूँ। दोनों मिलकर कुछ न कुछ करके हर्ष के लिए पैसे जमा कर लेंगे। श्याम ऐसा चाहता तो नहीं था कि उसकी बीवी बाहर जाकर काम करे, लेकिन वो हर्ष के भविष्य को देखते हुए अपनी पत्नी को अनुमति दे देता है। दोनों पति पत्नी खेत में दिन रात मजदूरी करते, लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि वो हर्ष को शिक्षा दिलवा सके। कुछ समय मेहनत मजदूरी करते ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन पैसे ना के बराबर ही जमा हो पाते हैं। एक दिन सीता श्याम से कहती है, सुनिए जी, हमारे गांव में जो सेठ जी रहते हैं, आप उनसे कुछ कर्ज ले लीजिए और हर्ष को शिक्षा दिलवा दीजिए, वरना इसका भविष्य खराब हो जाएगा। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानती हो वो सेठ कितना चालाक है। उससे जो भी कर्ज लेता है वो कभी नहीं चुका पाता। बात हमारे बच्चे के भविष्य की है, तो आप उस सेठ से कर्ज ले लीजिए, आगे की बाद में देखी जाएगी। श्याम सीता की बात के आगे हार कर दूसरे दिन सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अपने बच्चे की शिक्षा के लिए मुझे कुछ पैसे आप 10 साल के लिए कर्ज दे दीजिए। वक्त आने पर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं ऐसे किसी को कर्ज नहीं देता। तुम्हें अपनी किसी चीज को मेरे पास गिरवी रखना होगा, और अगर तुमने ठीक समय पर मेरा कर्ज को वापस कर दिया तो मैं तुम्हारी चीज वापस कर दूंगा, और अगर तुमने मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए तो तुम्हारी वो चीज मेरी हो जाएगी। पर सेठ जी, मेरे पास तो कोई कीमती चीज नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। तुम्हारे पास तुम्हारा घर है जिसे तुम मेरे पास गिरवी रखकर पैसे ले सकते हो। श्याम को कोई रास्ता समझ न आने पर वो बिना सोचे समझे अपना घर सेठ के पास गिरवी रख देता है और बदले में 50,000 रुपए लेकर अपने घर वापस आ जाता है। श्याम सीता को पैसे दे देता है। फिर अगली सुबह श्याम हर्ष का विद्यालय में दाखिला करवाकर उसे विद्यालय के आश्रम में छोड़कर अपने घर चला आता है। श्याम और सीता की मेहनत मजदूरी करते हुए यूं ही दिन गुजर गए। श्याम के बेटे हर्ष को शिक्षा ग्रहण करते हुए 10 साल गुजर जाते हैं और वो जवान हो जाता है। वो शिक्षित होकर अपने घर की ओर लौटता है। हर्ष बहुत खुश रहता है कि आज वो अपने माँ बाप से मिलेगा। दूसरी तरफ श्याम अपने घर से निकलता है कि तभी वो हर्ष को देखता है। हर्ष श्याम के पास आकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगता है। श्याम हैरत से देखता है और पूछता है, बेटा, कौन हो तुम? अरे बाबा, मैं आपका बेटा हर्ष हूँ। आपने मुझे विद्यालय में शिक्षित होने के लिए भेजा था। अब मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं आप दोनों के पास आ गया हूँ। श्याम अपने बेटे हर्ष को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी पत्नी सीता को बुलाने लगता है। सीता, अरे सीता, बाहर आओ, देखो कौन आया है। आ रही हूँ। सीता बाहर आती है और श्याम के साथ उस लड़के को देखकर पहचान जाती है और बहुत खुश होती है। तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ चालाक सेठ सोचता है, अब तो 10 साल गुजर चुके हैं और यकीनन श्याम मेरे पैसे तो वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए अब मैं उसके घर पर आसानी से कब्जा कर लूंगा। ये सोचकर सेठ श्याम के घर की तरफ जाता है और श्याम के घर के बाहर एक लड़के हर्ष को खड़ा देखकर कहता है, सुनो लड़के, जाओ जाकर अंदर से श्याम को बुला दो। जी, आप कौन? मैं इस गांव का सेठ हूँ और मुझे श्याम से मिलना है। जी, अभी तो वह नहीं है। अच्छा, मगर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्याम का बेटा हूँ। ओह अच्छा, तुम हर्ष हो। तुम अपनी शिक्षा पूरी करके यहाँ वापस आ गए? जी हाँ,
सेठ जी, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और अब मैं अपने माता पिता के पास आ गया हूँ। लेकिन सेठ जी, आप यहाँ किसी काम से आए हैं? तुम्हारे पिता ने मुझसे 10 साल पहले कुछ पैसे कर्ज के लिए थे, जिसे मैं लेने आया हूँ। कैसा कर्ज? मुझे तो नहीं बताया पिताजी ने कि उन्होंने आपसे कोई कर्ज लिया था। तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सेठ जी, अभी तो मैंने बताया कि वो दोनों घर पर नहीं हैं। कहाँ गए हैं? पिताजी तो जिंदा पेड़ को मारने और सूखे पेड़ को बचाने गए हैं। सेठ हर्ष की ये बात सुनकर समझ जाता है कि हर्ष बहुत बुद्धिमान है। वो आसानी से इसकी बातों में आने वाला नहीं है, इसलिए वो दोबारा हर्ष से सवाल करता है। हर्ष इस बार भी वही जवाब देता है। सेठ अंदर ही अंदर गुस्सा होता है, मगर फिर कहता है, ठीक है, तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है तो तुम अपनी माँ को बुलाओ। मेरी माँ तो हवा बेचने और चांदनी खरीदने गई है। ये सुनकर सेठ और ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो सोचता है कि इतनी आसानी से ये नहीं बताने वाला है, इसके साथ कुछ न कुछ चालाकी दिखानी पड़ेगी। देखो बेटा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या वाकई आप पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी इस बात पर कैसे यकीन करूं? हर्ष अपने आसपास देखता है और फिर कहता है, वो है गवाह। सेठ हर्ष के घर के ऊपर देखता है तो वहाँ एक तितली बैठी रहती है। ये है वो जो इस बात की गवाह बनेगी। सेठ अंदर ही अंदर अपनी चालाकी पर खुश होता है और कहता है, हाँ हाँ बेटा, मैं इस तितली के सामने कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ठीक है, तो सुनिए, पिताजी गए हैं जंगल और वहाँ से वो हरे पेड़ को काटकर यहाँ पर चौखट बनाएंगे और जो सूखे पेड़ हैं उन्हें पानी देकर दोबारा हरा करेंगे। और तुम्हारी माँ क्या बेचने गई है? मेरी माँ पंखे बेचने गई है, जिससे वह पैसा कमाकर घर में उन पैसों से चांदनी जैसी रोशनी करेगी। हर्ष की बात सुनकर सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन आता है। श्याम, याद है तुम्हें? मैंने कर्ज के पैसे दिए थे। अब वो पैसे लौटाने का वक्त आ गया है, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना ये घर खाली कर दो। सेठ जी, कल ही तो आपने वो कर्ज माफ किया था। मैंने कब माफ किया लड़के? ये तुम कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, आपने कर्ज माफ किया था और कहा था कि अब आप पैसे वापस नहीं लेंगे। देखो श्याम, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। सेठ की धमकी सुनकर श्याम और उसकी पत्नी सीता दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सेठ राजा के पास जाकर श्याम और उसके बेटे के बारे में झूठी बातें करता है। राजा हर्ष को अपने दरबार में बुलाता है और राजा के पूछने पर सारी बातें राजा को बताता है, जबकि सेठ राजा से कहता है कि उसने श्याम को 1 लाख रुपए दिए थे और वो कल श्याम के घर नहीं गया। महाराज, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पिताजी को 50,000 रुपए दिए थे और ये कल हमारे घर भी आए थे और इन्होंने वो कर्ज भी माफ कर दिया था। हर्ष, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि सेठ ने तुम्हारा कर्ज माफ किया था? जी महाराज, मेरे पास एक गवाह है। वह गवाह है एक तितली जो सेठ जी के नाक पर बैठी थी। इन्होंने उसके सामने कहा था कि मेरे पिताजी का कर्ज माफ कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, वो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसके घर की दीवार पर बैठी थी। अभी सेठ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि राजा गुस्से से सेठ से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस गांव में सबसे चालाक हो। पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम श्याम के घर नहीं गए और बातों ही बातों में तुमने ये कबूल भी कर लिया कि तुम इसके घर गए थे। इसीलिए अब सच सच बताओ कि तुमने हर्ष से क्या कहा था? सेठ राजा को सारी बातें सच सच बता देता है और अपनी गलती पर पछतावा महसूस करता है। फिर राजा के दर पर बहुत सारे पैसे और कुछ जमीनें हर्ष को दे देता है, जिससे हर्ष एक बड़ा आदमी बन जाता है। इस तरह हर्ष के पिता की भी जो उम्मीदें थी अपने बेटे को बड़ा आदमी देखने की, वो पूरी हो जाती है।